हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं B6 सेमेस्टर हिंदी का पेपर फर्स्ट, जिसका कोर्स टाइटल है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। आज धीरे प्रश्नार्थ हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा की परिभाषा लिखिए। आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भाषा की परिभाषा दीजिए। देखिए भाषा की परिभाषा क्या है। यद्यपि भाषा की परिभाषा देना एक जटिल कार्य है, क्योंकि उसे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूप तीन दोषों से रहित होना चाहिए। यद्यपि भाषा की परिभाषा देना एक जटिल कार्य है, क्योंकि उसे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूप तीन दोषों से रहित होना चाहिए। तथापि भाषा की उत्तम परिभाषा के रूप में हम आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा को उद्धृत कर सकते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा क्या है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं उनकी सहायता से अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करते हैं या व्यक्त करते हैं, तो वही हमारी क्या होती है, भाषा होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के लिए। भाषा की परिभाषा दीजिए। यद्यपि भाषा की परिभाषा देना एक जटिल कार्य है, क्योंकि उसे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूप तीन दोषों से रहित होना चाहिए। तथापि भाषा की उत्तम परिभाषा के रूप में हम आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा को उद्धृत कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, संकेतों का, जिन ध्वनि संकेतों का उच्चारण करते हैं हम, वो जो है उसकी सहायता से अपने भाव या विचारों को किसी दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अपने भाव या विचारों को किसी दूसरे व्यक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसको जो अभिव्यक्ति होती है वही होती है भाषा। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं। आपको बता दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में ये आएगा। भाषा विज्ञान किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। भाषा और विज्ञान की पृथक पृथक अर्थ मीमांसा से स्पष्ट हो चुका है। भाषा और विज्ञान की पृथक पृथक अर्थ मीमांसा से स्पष्ट हो चुका है कि भावाभिव्यक्ति यानी भाव की अभिव्यक्ति की मौखिक साधना अथवा व्यक्त वाक भाषा है, और विशिष्ट ज्ञान सम्मत उसकी मौखिक अथवा लिपिबद्ध की अभिव्यक्ति विज्ञान है। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। भाषा विज्ञान किसे कहते हैं। भाषा और विज्ञान की पृथक पृथक अर्थ मीमांसा से स्पष्ट हो चुका है कि भावाभिव्यक्ति की मौखिक साधना अथवा व्यक्तवाक भाषा है। भावाभिव्यक्ति की मौखिक साधना अथवा व्यक्तवाक क्या है, भाषा है। यानी अपने भाव की अभिव्यक्ति किया जाता है, उसे मौखिक रूप से किया जाता है, वो भाषा है। और विशिष्ट ज्ञान सम्मत उसकी मौखिक अथवा लिपिबद्ध की अभिव्यक्ति विज्ञान है। भारतीय भाषाविदों में डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का मानना है कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें समान रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, और अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। फिर से देखिएगा। भाषा और विज्ञान की पृथक पृथक अर्थ मीमांसा से स्पष्ट हो चुका है कि भावाभिव्यक्ति की मौखिक साधना अथवा व्यक्तवाक भाषा है, और विशिष्ट ज्ञान सम्मत उसकी मौखिक अथवा लिपिबद्ध की अभिव्यक्ति विज्ञान है। भारतीय भाषाविदों में डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का मानना है कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें समान रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, और अंततः भाषाओं,
प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। समग्रता भाषा विज्ञान भाषा के संपूर्ण कलेवर का अध्ययन करता है। समग्रता भाषा विज्ञान जो है भाषा के संपूर्ण कलेवर का अध्ययन करता है। भाषा संबंधी अनंत सवालों का उत्तरदाता भी भाषा विज्ञान ही है। ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ एवं अन्य भाषा तात्विक अनुभागों के व्याख्याता रूप में भाषा विज्ञान की स्वीकृति है। यही नहीं, उच्चारण और उसके प्रयोग धर्म का मीमांसक भी भाषा विज्ञान ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है अर्थ किसे कहते हैं। आपको तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ क्या होता है, अर्थ किसे कहते हैं, देखिएगा। भाषा का प्रधान तत्व तो अर्थ शास्त्रीय संज्ञा में अनेक विध है। भाषा का प्रधान तत्व तो होता है अर्थ, शास्त्रीय संज्ञा में अनेक विध है। जैसे अर्थ विज्ञान, अर्थ विचार, अर्थ तत्व, अर्थोद्बोधन शास्त्र इत्यादि। अर्थ तत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेमेंटिक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, सेमेंटिक्स कहा जाता है। आशय है कि भाषा के अर्थ भाग का अध्ययन विश्लेषण अर्थ तत्व या कि अर्थ विज्ञान का विषय है। इसका आशय क्या हुआ कि भाषा के अर्थ भाग का अध्ययन, जो भाषा होती है उसके अर्थ भाग का अध्ययन या फिर विश्लेषण अर्थ तत्व या कि अर्थ विज्ञान का विषय होता है। अर्थ शब्द प्रतिभा का समान धर्म है। अर्थ शब्द क्या है, प्रतिभा का समान धर्म है। भारत में अर्थ विषयक अनुचिंतन प्राचीन काल से ही होता रहा है। पतंजलि, कात्यायन, व्यास, पाणिनि आदि व्याकरण विशिष्ट अर्थ मीमांसक हुए हैं। महर्षि व्यास ने परिभाषिक अर्थ में अर्थ विज्ञान शब्द का उल्लेख किया है, जिसमें अर्थ तत्व प्रतिभा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना मुख्य संकेत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अर्थ का महत्व। आपको बता दें ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अर्थ का महत्व बताइए। ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि भाषिक तत्व अर्थ तत्व के अभाव में मूल्यहीन बने रहते हैं। ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि भाषिक तत्व जो है वो अर्थ तत्व के अभाव में मूल्यहीन बने रहते हैं। अगर इनका अर्थ ही नहीं होगा तो इसका कौन सा मूल्य होगा, मूल्यहीन बना रहेगा वो। अर्थ के कारण ही भाषा के प्रति हमारी निष्ठा का जागरण होता है, तो सही बात है। व्याकरणों पाणिनि, यास्क, पतंजलि, भर्तृहरि आदि ने अर्थ की महत्ता जिस रूप में स्वीकारी है उसे स्पष्ट ज्ञात होता है। अर्थ की व्याप्ति बिना सारे पदार्थ रसहीन है। वेदों की महत्ता स्वीकारते हुए उसकी ओर प्रेरित होने का उत्तम संकेत किया गया है। आगे देखेंगे, यास्क ने भी अर्थ की महत्ता वाणी के फल फूल के रूप में स्वीकारी है। इससे पूर्व यास्क ने अर्थ की महत्ता और विस्तार से समझाई है। यास्क ने भी अर्थ की महत्ता वाणी के फल फूल के रूप में स्वीकारी है। इससे पूर्व यास्क ने अर्थ की महत्ता और विस्तार से समझाई है। उनका कहना है कि वेद पढ़कर जो उसका अर्थ नहीं जानता वो ठूंठ है, भारवाहक पशु है। जो अर्थ जानता है उसे ही समस्त कल्याण प्राप्त होता है। वही ज्ञान की ज्योति से पापों को नष्ट करके ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। आगे देखेंगे पतंजलि के अर्थ में। पतंजलि ने अर्थ का महत्व प्रकाशित करते हुए स्वीकारा है कि अर्थ ज्ञान के बिना पतंजलि ने अर्थ का महत्व प्रकाशित करते हुए स्वीकारा है कि अर्थ ज्ञान के बिना जो शब्द मूल पाठ के रूप में दोहराया जाता है, अर्थ ज्ञान के बिना यानी कि उसका अर्थ में पता ना हो फिर भी उसके शब्द को मूल पाठ में दोहराया जाता हो, तो ये जो शब्द दोहराया जा रहा है वो उसी प्रकार ज्ञान को प्रज्वलित नहीं करता जिस प्रकार बिना अग्नि में डाला हुआ सूखा ईंधन। कुल मिलाकर अर्थ की महत्ता इस बात में है कि उसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। आचार्य ने अर्थहीन भाषा को संतानहीन स्त्री के समान माना। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला। अर्थ का महत्व, अर्थ का आप देखिएगा, ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि भाषिक तत्व अर्थ तत्व के अभाव में मूल्यहीन बने रहते हैं। क्या कहा गया है, ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि जो भाषिक तत्व है अर्थ तत्व के अभाव में मूल्यहीन बने रहते हैं, यानी कि इनका कोई मूल्य नहीं है। अर्थ के कारण ही भाषा के प्रति हमारी निष्ठा का जागरण होता है। व्याकरणों
पाणिनि, यास्क, पतंजलि, भर्तृहरि आदि ने अर्थ की महत्ता जिस रूप में स्वीकारी है उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अर्थ की व्याप्ति बिना सारे पदार्थ रसहीन है। वेदों की महत्ता स्वीकारते हुए उसकी ओर प्रेरित होने का उत्तम संकेत किया गया है। सबसे पहले देखेंगे यास्क ने भी कुछ अर्थ के बारे में बताया है। यास्क ने भी अर्थ की महत्ता बाड़ी के फल फूल के रूप में स्वीकारी है। इससे पूर्व यास्क ने अर्थ की महत्ता और विस्तार से समझाई है। उनका कहना है कि वेद पढ़कर जो उसका अर्थ नहीं जानता, यास्क ने क्या कहा है, वेद पढ़कर जो उसका अर्थ नहीं जानता वो ठूंठ है, भारवाहक पशु है। जो अर्थ जानता है उससे ही समस्त कल्याण प्राप्त होता है। वही ज्ञान की ज्योति से पापों को नष्ट करके ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। आगे देखिए पतंजलि के शब्दों में पतंजलि ने क्या बताया है। पतंजलि ने अर्थ का महत्व प्रकाशित करते हुए स्वीकारा है कि अर्थ ज्ञान के बिना जो शब्द मूल पाठ के रूप में दोहराया जाता है वो उसी प्रकार ज्ञान को प्रज्वलित नहीं करता है जिस प्रकार बिना अग्नि में डाला हुआ ईंधन। कुल मिलाकर अर्थ की महत्ता इस बात में है कि उसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। आचार्य ने अर्थहीन भाषा को संतानहीन स्त्री के समान माना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानक हिंदी से क्या अभिप्राय है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानक शब्द अथवा की मानक भाषा की व्याख्या करते हुए भाषा चिंतकों के निर्णय भिन्न भिन्न किंतु अर्थदात्विक दृष्टि से एक मिलते हैं। मानक शब्द अथवा की मानक भाषा की व्याख्या करते हुए भाषा चिंतकों के निर्णय भिन्न भिन्न किंतु अर्थतात्विक दृष्टि से देखा जाए तो एक जैसे मिलते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मानक भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है। इसने लिखा है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मानक भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं। मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र को शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक परिस्थितियों में लेखन में प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का यत्न करता है, वही होता है मानक हिंदी। फिर से देखिएगा एक बार, मानक हिंदी से क्या अभिप्राय है। मानक शब्द अथवा की मानक भाषा की व्याख्या करते हुए भाषा चिंतकों के निर्णय भिन्न भिन्न किंतु अर्थतात्विक दृष्टि से एक जैसे मिलते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में देखिएगा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मानक शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है, मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है। मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्राय अपनी औपचारिक परिस्थितियों में लेखन में प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का यत्न करता है, वही होता है मानक हिंदी। आशा करते हैं आपको मानक हिंदी स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य है, ध्यान दीजिएगा, इस पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती भ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। किसको कहा है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती भ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। ये लाइन आप याद कर लीजिएगा क्योंकि जब एग्जाम में से लिखना स्टार्ट करेंगे तो यही से स्टार्ट करेंगे। पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती भ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। गुलेरी जी का मत सही प्रतीत होता है। 11वीं शताब्दी की परवर्ती अपभ्रंश औहट्ट से पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है। 11वीं शताब्दी की परवर्ती अपभ्रंश औहट्ट से पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है। पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1921 ईस्वी में किया था। पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था 1921 ईस्वी में नागरी प्रचारी पत्रिका में किया था।
पुरानी हिंदी को प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। पुरानी हिंदी को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। आमतौर पर पुरानी हिंदी का समय 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। कितना माना जाता है? 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। गुलेरी जी का मत सही प्रतीत होता है। 11वीं शताब्दी की परवर्ती अपभ्रंश जो थी अवहट्ट, इससे पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है। पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1921 ईस्वी में नागरी प्रचारी पत्रिका में किया था। पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1921 ईस्वी में नागरी प्रचारी पत्रिका में किया था। पुरानी हिंदी को प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। पुरानी हिंदी को क्या कहा जाता है? पुरानी हिंदी को प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। आमतौर पर पुरानी हिंदी का समय 1000 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। कितना माना जाता है? 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवहट्ट को परिभाषित कीजिए। आपको बता दिए क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में 100% छपाया आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अवहट्ट को परिभाषित कीजिए। अवहट्ट अपभ्रंश का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप है। अवहट्ट क्या है? ये जो अवहट्ट है ये अपभ्रंश का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप है। सामान्य अवहट्ट को परवर्ती अपभ्रंश कहा जा सकता है। सामान्य अवहट्ट को परवर्ती अपभ्रंश कहा जा सकता है। अवहट्ट अपभ्रंश व आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की भाषा है। अवहट्ट भाषा का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। कितना? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृतवर्ण रत्नाकर में 1325 ईस्वी में किया गया है। ये वाली लाइन आप लोग 100% याद रखिएगा। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृतवर्ण रत्नाकर में 1325 ईस्वी में किया गया है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है। इसने भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है। उनके कथनानुसार अपभ्रंश का विकास अवहट्ट के रूप में हुआ और अपभ्रंश का विकास अवहट्ट के रूप में। सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। फिर से बात देखते हैं अवहट्ट की परिभाषा, ध्यान दीजिएगा। अवहट्ट जो है अपभ्रंश का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप है। सामान्य अवहट्ट को परवर्ती अपभ्रंश कहा जा सकता है। अवहट्ट अपभ्रंश का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की भाषा है। अवहट्ट भाषा का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृतवर्ण रत्नाकर में 1325 ईस्वी में किया गया है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है। उनके कथानुसार अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के कथनानुसार अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ है और अपभ्रंश का विकास अवहट्ट के रूप में। सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट्ट भाषा अपभ्रंश का पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माने जाते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवनागरी लिपि। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? इस क्वेश्चन को आप लोग रट कर दीजिएगा। देवनागरी की प्रमुख विशेषताएं अग्रांकित है। पहला वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण, यानी कि वर्णमाला को जब लिखते हैं उसको व्यवस्थित रूप से उसको लिखना पड़ेगा। दूसरा है लिपि चिन्हों के ध्वनि अनुरूप नाम। जिस प्रकार से हम ध्वनियों को निकालेंगे उसी प्रकार से चिन्हों का मात्राओं का प्रयोग करते हुए चलेंगे। तीसरा है एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग।
इसमें ये होता है कि जितनी ध्वनियाँ हम लोग बोलेंगे उसी प्रकार से चिन्हों का प्रयोग करते हुए जाएंगे। जैसे कि हमको लिखना है कि, तो का लिखेंगे तो इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। अगर लिखेंगे कु, तो का लिखेंगे तो छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। इस प्रकार से इसमें होता है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 4 पॉइंट है लिप चिन्हों की पर्याप्तता। 5वां लिप चिन्हों की स्वतंत्रता। लिप चिन्हों की स्वतंत्रता होती है। 6वां मात्राओं का प्रयोग, मात्राओं का सही रूप से प्रयोग करना पड़ता है। 7वां है सुपाठ्यता, पढ़ने सुपाठ्यता। 8वां है नमनीयता। फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित है। पहला है वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण। दूसरा है लिपि चिन्हों के ध्वनि अनुरूप नाम। तीसरा है एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग। चौथा है लिपि चिन्हों की पर्याप्तता। 5वां है लिपि चिन्हों की स्वतंत्रता। 6वां है मात्राओं का प्रयोग और 7वां है सुपाठ्यता और 8वां है नमनीयता। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए। आपको तो दिए तो क्या कहते हैं, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100% आपके एग्जाम में 100% छपा क्वेश्चन आएगा जरूर। इससे तो क्वेश्चन बनेंगे ही। तो देखिएगा, देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन पर। देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत निम्नलिखित है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत निम्नलिखित है। पहला, कुछ विद्वानों ने इसका नाम नगर से जोड़ा है। कुछ विद्वानों ने इसका नाम, देवनागरी लिपि जो है इसका नामकरण करना था, तो कुछ विद्वानों ने इसका नाम नगर से जोड़ा है, अर्थात नगर की भाषा होने के कारण इसका नाम नागरी है, ऐसा उन्होंने बताया। कुछ विद्वानों ने इसका नाम नगर से जोड़ा है, अर्थात नगर की भाषा होने के कारण इसका नाम नागरी है, ऐसा उन्होंने बताया। और दूसरा है देवनगर काशी में प्रचलित होने के कारण। दूसरा क्या बताया गया है? देवनगर काशी में प्रचलित होने के कारण इसे देवनागरी नाम दिया गया। तीसरा है कुछ लोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध स्थापित करते हैं। आगे देखेंगे, चौथा पॉइंट है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की शैली थी नागर। मध्य युग में स्थापत्य की शैली थी नागर, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती थी। चतुर्भुजी आकृतियां होती है। नागरी लिपि में चतुर्भुज अक्षरों सा, मा, भा, गा के कारण इसे देवनागरी कहा जाता है। हालांकि जैसे यहाँ पे सा लिखा हुआ है, मा लिखा हुआ है, भा लिखा हुआ है, अगर इसको आप लोग स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करेंगे तो ये चतुर्भुजी आकृति का ये आपको दिखेगा। इस प्रकार से देखने का प्रयत्न करेंगे तो हालांकि आपको ये चतुर्भुज आकृति में ही दिखेगा। तो इसीलिए बताया गया है यहाँ पे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की शैली थी नागर, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती थी। नागरी लिपि में चतुर्भुज अक्षरों जैसे कि सा, मा, भा, गा के कारण इसे देवनागरी कहा जाता है, कि देखने में थोड़ा सा आपको चतुर्भुजी लगेगा। फिर से बात देख लीजिएगा, देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए फटाफट से। देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत इस प्रकार से। पहला, कुछ विद्वानों ने इसका नाम नगर से जोड़ा, अर्थात नगर की भाषा होने के कारण इसका नाम नागरी है। दूसरा, देवनागरी काशी में प्रचलित होने के कारण इसे देवनागरी नाम दिया गया। तीसरा है कुछ लोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध स्थापित करते हैं। और चौथा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की शैली थी नागर, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती थी। नागरी लिपि में चतुर्भुज अक्षरों जैसे सा, मा, भा, गा के कारण इसे देवनागरी कहा गया, क्योंकि ये जो अक्षर थे चतुर्भुजी अक्षरों के समान दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी? आपको तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी है? पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां को बता दो। 3 बोलियां, और 3 बोलियां कौन सी हैं? एक हो गया अवधी, दूसरा हो गया बघेली और तीसरा हो गया छत्तीसगढ़ी। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जो 3 बोलियां इस प्रकार से, पहला हो गया अवधी, दूसरा हो गया बघेली और तीसरा हो गया छत्तीसगढ़ी। अगर आपको इस प्रकार से नहीं याद है तो पूर्वी हिंदी को आप लोग याद कर लीजिएगा। आ, वा, छा, आ, वा, छे, आ से हो गया अवधी, वा से हो गया बघेली और छा से हो गया छत्तीसगढ़ी, जो कि पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। आशा करते हैं आपको स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिएगा। पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी है स्पष्ट कीजिए। पूर्वी हिंदी की पूर्वी बोलियों में अग्रांकित बोलियों का परिगमन होता है। पहला है अवधी, दूसरा है बघेली, तीसरा है छत्तीसगढ़ी। जो 3 बोलियां हैं इस प्रकार से है।
तो इसे आप लोग तैयार कर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय। आपको बता दें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। आपको सबसे पहले बता दूं 5 प्रकार की हैं, वो कौन से हैं? एक हो गया पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा हो गया उत्तरी पूर्वी, तीसरा हो गया मध्य पूर्वी, चौथा हो गया दक्षिणी पूर्वी, पांचवा हो गया दक्षिणी राजस्थानी। फिर से देखेंगे 11 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। राजस्थानी हिंदी की मुख्य बोलियां अग्रांकित है। इसको याद करेंगे कैसे? पहला हो गया पश्चिमी राजस्थानी। पहला क्या हो गया? आपको अगर समझाने का प्रयास करूं तो सबसे पहले ये हो गया आपका उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा हो गया, ये हो गया पूर्व दिशा और ये हो गया आपका पश्चिम दिशा। याद करने के लिए बता रहे हैं बस। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय। पहला हो गया पश्चिमी राजस्थानी, यानी कि ये हो गया पश्चिम की तरफ हो गया पश्चिमी राजस्थानी। पहला हो गया पश्चिमी राजस्थानी और दूसरा हो गया दक्षिणी राजस्थानी। ये दो तो आपके हो गए पश्चिमी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। अब बचा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। उत्तर और पूर्व की बीच में ये हो गया आपका उत्तरी पूर्वी राजस्थानी और आपका दूसरा हो गया दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। इधर हो गया आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। उसके बाद एक बचा है मध्य पूर्वी राजस्थानी। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। मध्य पूर्वी राजस्थानी पूर्व की तरफ में है, मध्य में याद कर लीजिएगा मध्य पूर्वी राजस्थानी। आशा करते हैं आपको राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय जो कि 5 प्रकार से है, इस प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। तो एक बार देखते याद होगा कि नहीं। हिंदी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां जो कि अग्रलिखित है। पहला हो गया पश्चिमी राजस्थानी इधर की तरफ में, दूसरा हो गया दक्षिणी राजस्थानी नीचे की तरफ हो गया और तीसरा हो गया उत्तर पूर्वी यानी कि इस दिशा में हो गया उत्तर पूर्वी और चौथा हो गया दक्षिण पूर्वी इस तरफ हो गया और एक हो गया मध्य पूर्वी राजस्थानी पूर्व की दिशा में। तो ये 5 जो है इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है तद्भव का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की तद्भव शब्दावली का परिचय दीजिए। आपको बता, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तद्भव का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की तद्भव शब्दावली का परिचय दीजिए। सबसे पहले आपको बता तद्भव का मतलब क्या होता है? तत्सम जो होता है एक, उसका मतलब होता है शुद्ध और जो तद्भव होता है उसका मतलब होता है अशुद्ध। जैसे कि आग शब्द है, ये क्या है? ये तद्भव है। इसके लिए अगर तत्सम यानी शुद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे तो अग्नि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं लिखने का तरीका क्या है। तद्भव का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की तद्भव शब्दावली का परिचय दीजिए। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न या विकसित। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न या विकसित, जैसे अंधकार से अंधेरा, अग्नि से आग, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। अट्टालिका से अटारी, अष्ट से 8, अर्ध से आधा, असुर से आंसू, आश्रय से आसरा, उच्च से ऊंचा, उष्ट से ऊंट और कर्म से काम, ओष्ठ से ओठ, काष्ठ से काट, कपाट से किवाड़, कर्ण से कान, कुपुत्र से कपूत, क्षीर से खीर, ग्रथ से गांठ, नग्न से नंगा, मृत्यु से मौत, सर्प से सांप, निद्रा से नींद इत्यादि ऐसे अनेक शब्द हैं जो संस्कृत से विकसित होकर बहुतायत प्रयोग किए गए हैं। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया तद्भव का जो अर्थ होता है वो तो बिगड़ा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा वो बिगड़ा हुआ है, इसको हम कह सकते हैं। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध रूप और तद्भव का अशुद्ध रूप कह सकते हैं। तत्सम की अगर बात बताओ, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे अग्नि हो गया, ये जो अग्नि हो गया ये तत्सम है, ये क्या है? तत्सम है। तो इसका तद्भव क्या होगा? इसके तद्भव को लिखेंगे तो तद्भव हो जाएगा आग। इसी प्रकार से सोचता है तो देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब फटाफट से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश का नाम सुनते ही आप लोग तुरंत से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में 100% आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले, अपभ्रंश जो है आधुनिक भाषा है, जो आज के समय में जो भाषाएं उदय हुई है, अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, कितना बताया गया है, 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य की रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा मानी जाती है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा मानी जाती है। फिर से देखिएगा, अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले 6वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा मानी जाती है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। इस पेज में जो ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश जो है आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा अथवा ग्रामीण भाषा कहा है। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा अथवा ग्रामीण भाषा कहा है। अपभ्रंश नाम संस्कृत के आचार्यों का दिया हुआ है। अपभ्रंश नाम किसने दिया है? संस्कृत के आचार्यों का दिया हुआ है, जो आपाततः तिरस्कार सूचक प्रतीत होता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है, उससे पता चलता है संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। इस प्रकार प्रतिमान से च्युत, अस्खलित, भ्रष्ट शब्द, विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई है। फिर से एक बार फटाफट से देख लेंगे अपभ्रंश क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा मानी जाती है। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से अपभ्रंश आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश क्या है? आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा कहा है, देसी भाषा कहा है और ग्रामीण भाषा कहा है। अपभ्रंश के कवि जो थे उन्होंने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा और ग्रामीण भाषा कहा है। अपभ्रंश का नाम संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिया हुआ है। जो अपभ्रंश शब्द निकला है, ये जो अपभ्रंश है, इसका नाम जो है संस्कृत के आचार्यों ने अपभ्रंश दिया, जो आपाततः तिरस्कार सूचक प्रतीत होता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है, उससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। इस प्रकार प्रतिमान से च्युत, अस्खलित, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब किया गया? तो आपको ये तो 100% आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, 100%। विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब किया गया? तो आपको बता दूं 10 जनवरी को किया गया। कब किया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया। आभासी मुख्यालय में इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव महोदय की उपस्थिति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आभासी के सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। फिर से देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब किया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है वो घोषित किया गया। आभासी मुख्यालय में इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव महोदय की उपस्थिति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आभासी के सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यालय की कार्यविधि में हिंदी को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव किए गए। क्या किया गया? कार्यालय की कार्यविधि में हिंदी को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव किए गए। अध्यक्ष महोदय और सदस्य सचिव महोदय द्वारा स्टाफ को अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। तो आपको बता दें, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे तो आप तैयार करके ही जाइएगा।
हालांकि आप कहें तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब किया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है वो घोषित किया गया। कब किया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया। आभासी मुख्यालय में इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, आभासी मुख्यालय में इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव महोदय की उपस्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव महोदय की उपस्थिति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आभासी के सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यालय में कार्यविधि में हिंदी को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव दिए गए। अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव महोदय द्वारा स्टाफ को अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देश की राजभाषा क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देश की राजभाषा क्या है? संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। फिर से बात देख लेंगे, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश की राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा जो हिंदी बताई गई है और जो लिपि है वो देवनागरी बताई गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी बताई गई है। संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है लिपि देवनागरी और हिंदी भाषा का अभिप्राय क्या है? आपको बता दें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे। लिपि देवनागरी और हिंदी का अभिप्राय क्या है? ध्यान दीजिएगा। संघ सरकार की राजभाषा हिंदी और लिपि लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। अभी जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों ने तुरंत पढ़ा। लिपि देवनागरी हिंदी का अभिप्राय क्या है? संघ राजभाषा की राजभाषा क्या है? हिंदी, और जो लिपि है लिखने के लिए जो यूज किया जाता है वो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तथा अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप वो क्या है? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगा। जो अंकों का रूप है अंतरराष्ट्रीय जो रूप है वो 1 2 3 4 ये होगा। आशा करते हैं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। राजभाषा हिंदी को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको बता दें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा हिंदी को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार, संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार इसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में लागू किए जाने का कार्य राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है, जिसे लागू करवाने की जिम्मेदारी इन मंत्रालयों विभागों संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख की है। राजभाषा हिंदी के संबंध में किए जा रहे कार्यों को विभाग की वेबसाइट से अवलोकन किया जा सकता है। वो वेबसाइट क्या है? www.rajbhasa.in या फिर ये है www.rajbhasa.gov.in से अवलोकित किया जा सकता है। तो इस वेबसाइट का नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग लिख देंगे ना, अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से एक बार देख लेते हैं। राजभाषा हिंदी को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार इसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों तथा इन मंत्रालयों विभागों के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में लागू किए जाने का कार्य राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है। संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार इसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों तथा इन मंत्रालयों विभागों के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में लागू किए जाने का कार्य राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है, जिसे लागू करवाने की जिम्मेदारी इन मंत्रालयों विभागों संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख की
है। राजभाषा हिंदी के संबंध में किए जा रहे कार्यों को विभाग की वेबसाइट www.rajbhasa.nic.in या फिर www.rajbhasa.government इन दोनों से अवलोकित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? तो भारत के संविधान भाग 17 अनुच्छेद 348 से 349 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जानकारी दी जाती है। किसमें दी जाती है? भारत के संविधान भाग 17 अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 348 और 349 में, और 349 में उच्चतम न्यायालय आदि के संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जानकारी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यों की राजभाषा बनाने का कार्य किसका है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप उत्तर लीजिएगा। राज्यों की राजभाषा बनाने का कार्य किसका है? भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 345, 346 और 347 में राज्य की राजभाषाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। संघ सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिर से देखेंगे, राज्यों की राजभाषा बनाने का कार्य किसका है? तो भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 345, 346 और अनुच्छेद 347 में राज्य की राजभाषाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। संघ सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी भाषा को राजभाषा घोषित करने से संबंधित नियम क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भाषा को राजभाषा घोषित करने से संबंधित नियम क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार केवल हिंदी संघ की राजभाषा है। 343 फर्स्ट के अनुसार देखेंगे तो केवल हिंदी संघ की राजभाषा है। किसी अन्य भाषा को संघ की राजभाषा घोषित करने से संबंधित कोई मानदंड निर्धारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, देश की कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है? भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। सिर्फ हिंदी ही है जिसको जो है संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, उसके अलावा और कोई भी भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या भारत के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा लिए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। क्या भारत के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्या लिए जाते हैं? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। भारत सरकार केंद्र सरकार के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। अब तक जारी किए गए आदेशों का अवलोकन राजभाषा विभाग के वेबसाइट www.rajbhasa.nic.in और या फिर www.rajbhasa.government.in पर लागू इन करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग से संबंधित कार्य किसके द्वारा देखे जाते हैं? आपको बता दें, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो देखते हुए चलेगा। विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग से संबंधित कार्य जो है न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली द्वारा देखे जाते हैं। तो क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग से संबंधित कार्य किसके द्वारा देखे जाते हैं? तो न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली द्वारा देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, संक्रमण काल के बाद हिंदी का विकास किस शताब्दी से किया गया? आपको तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 10वीं सदी के आसपास समाप्त हो जाता है। मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 10वीं शताब्दी के आसपास समाप्त हो जाता है और वहीं से आर्य भाषाओं के विकास का काल आरंभ होता है।
मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल जो है 10वीं शताब्दी के आसपास जो है समाप्त हो जाता है और वहीं से आर्य भाषाओं के विकास का काल आरंभ हो जाता है। इसलिए हिंदी सहित सभी समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति का काल 10वीं सदी से ही माना जाता है। यद्यपि इन भाषाओं के विकास के सूत्र 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। यद्यपि इन भाषाओं के विकास के जो सूत्र है वो 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, पर 10वीं शताब्दी से पूर्व की स्थिति भाषा का संक्रमण काल ही है। इसमें मध्यकालीन भाषा अपभ्रंश के ह्रास और आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास के चिन्ह देखे जा सकते हैं। इसमें जो मध्यकालीन भाषा है अपभ्रंश के ह्रास और आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास के चिन्ह देखे जा सकते हैं। अतः संक्रमण काल के बाद हिंदी का विकास 10वीं शताब्दी से स्वीकार किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है भाषा की इकाई वाक्य स्पष्ट कीजिए। आपको तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा की इकाई वाक्य स्पष्ट कीजिए। भाषा की इकाई वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं। भाषा की इकाई क्या है? वाक्य है, और वाक्य जो है वो शब्दों से मिलकर के बनते हैं और शब्द जो है वो अक्षरों से। दूसरे शब्दों में वाक्य को शब्दों में खंडित किया जा सकता है और शब्दों को अक्षरों में। आप जानते हैं कि एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर सभी सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। रूप संरचना का संबंध शब्द से है। सामान्य बोलचाल में शब्द और रूप में अंतर नहीं किया जाता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों में पर्याप्त अंतर है। शब्दों के दो रूप हैं, एक सामान्य या मूल रूप जो प्रायः शब्दकोश में मिलता है और दूसरा वाक्य में प्रयुक्त रूप। वाक्य में शब्द का प्रयुक्त रूप अन्य शब्दों के साथ संबंध तत्व से युक्त होता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग के योग्य अर्थात अन्य शब्दों के साथ संबंध तत्व से युक्त शब्द ही रूप मोर्फेम या पद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? आपको सरल भाषा में बताऊं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। लिखने का तरीका क्या है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों संकेतों का प्रयोग किया जाता है क्या कहते हैं? आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रायः हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी। प्रायः हर भाषा की अपनी लिपि होती है, लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। लिपि में जब पंजाब गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, लिपि में, और पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष में दो लिपियां प्राचीन लिपियों के रूप में जानी जाती हैं, जिनके नाम है ब्रह्मी और खरोष्ठी। प्राचीन शिलालेखों पर यही दो लिपियां अंकित मिलती हैं। इनमें से देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ। ब्रह्मी लिपि से गुप्त लिपि, तदुपरांत कुटिल लिपि और फिर देवनागरी लिपि अस्तित्व में आई। इसका विकास क्रम को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से प्रस्तुत किया, पहले ब्रह्मी, उसके बाद गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 27 है तत्पुरुष समास से क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तत्पुरुष समास। इस समास में दो शब्दों के बीच में किसी कारक का संबंध छिपा होता है। उस कारक संबंध को वाक्यांश के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राजपुत्र, इसका हो गया राजा का पुत्र। दूसरा हो गया गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तीसरा है देशभक्ति, इसका हो गया देश के प्रति भक्ति। चौथा शत्रुता, शत्रु को मारने वाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द्वंद्व समास से आप क्या समझते हैं? इस समास में दो ऐसे शब्द साथ आते हैं जो मिलकर के अर्थ प्रकट करते हैं और दोनों के बीच और या फिर या का अर्थ छिपा होता है। जैसे कि यहाँ पे माता पिता है, ये हो गया माता और पिता। गाय बैल, ये हो गया गाय और बैल। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। उसके बाद हार जीत, इसका हो गया हार या जीत। तो इसकी ये विशेषता है कि ये जो द्वंद्व समास होता है ये शब्दों के साथ आते हैं जो मिलकर के अर्थ प्रकट करते हैं और दोनों के बीच और या फिर या का अर्थ छिपा होता है, जैसे कि आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है बहुब्रीहि समास। ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुब्रीहि समास, इस समास में दो शब्द मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया पीताम्बर, इसका तीसरा अर्थ यानी कि पीला है, जो वह व्यक्ति जिसके वस्त्र पीले हैं, वह व्यक्ति जिसके वस्त्र पीले हैं। ये हो गया बीड़ा पारी, वह व्यक्ति जिसके हाथ में बीड़ा हो यानी कि सरस्वती। ये तीसरा अर्थ हो गया। जितेंद्रिय, वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। और चौथा है चंद्रवदन, वह व्यक्ति जिसका मुख चांद के समान हो। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है भाषा विविध रूपा होती है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
भाषा विविध रूपा होती है। किसी भी समाज में भाषा का मात्र एक रूप नहीं होता। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रमुख आधार स्थान भेद है। किसी भी विशाल क्षेत्र में व्यवहार भाषा के कई क्षेत्रीय रूप तो होंगे ही। जैसे मराठी भाषा के 3 विशिष्ट रूप मिलते हैं: पुणे की आसमान की भाषा, मराठवाड़ा औरंगाबाद की भाषा और विदर्भ नागपुर की भाषा। भाषा के इन विभिन्न स्थानीय रूपों को ही हम भाषा की बोलियां कहते हैं। इस तरह जीवंत भाषा में कई बोलियां होती हैं। बोलियों का समूह ही भाषा है। अगर बोलियों का समूह भाषा है तो हिंदी भाषा के संदर्भ में ये विवाद क्यों है? जहाँ तक मराठी, तमिल, गुजराती आदि भाषाओं का सवाल है, उन भाषाओं की बोलियां इतनी भिन्न नहीं है कि एक मराठी भाषी दूसरे मराठी की भाषा को सहजता से न समझ सके। लेकिन हिंदी में राजस्थानी बोलने वाले मैथिली बोलने वाले से आसानी से बात नहीं कर सकते। दोनों की बोलियां भाषाओं में इतना अंतर है कि संप्रेषण आसानी से संभव नहीं हो पाता। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के विकास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के विकास के अध्ययन की सुविधा को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल जो है वो 1500 ईस्वी तक, जब अपभ्रंश और प्राकृतों का प्रभाव हिंदी भाषा पर विद्यमान था और हिंदी की बोलियां के निश्चित स्पष्ट रूप सामने नहीं आ पाए थे। दूसरा है मध्यकालीन। इस कालखंड में हिंदी अपभ्रंशों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो चुकी थी। इस कालखंड में जो हिंदी थी अपभ्रंशों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो चुकी थी और उनकी बोलियां विशेषता खड़ी बोली, ब्रज और अवधी भाषा अपना स्वतंत्र स्पष्ट व्यक्तित्व लेकर सामने आ चुकी थी। तीसरा है आधुनिक हिंदी, जो कि 1800 ईस्वी के बाद जब मध्यकाल के रूपों में स्पष्ट परिवर्तन लक्षित होने लगा था। मुद्रण कला के साथ साथ खड़ी बोली संपूर्ण मध्य देश की एक मात्र साहित्य भाषा हो गई। उसने हिंदी की अन्य बोलियों के प्रभाव को छीड़ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32 में ब्रज भाषा पर टिप्पणी कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ब्रज भाषा एक बड़ा कार्य डॉक्टर अंबा प्रसाद सुमन ने किया था। उन्होंने ब्रज भाषा को भाषा का दर्जा दिया। अपने शोध निबंध में लिखते हैं, मथुरा, अलीगढ़, आगरा और धौलपुर में बोली जाने वाली जनपदीय भाषा विशुद्ध रूप से ब्रज भाषा कहलाती है। भक्ति काल और अद्वैत काल में तो इस भाषा की धाक थी, इसलिए इसे ब्रज बोली ना कहकर ब्रज भाषा कहा गया। इसी ब्रज भाषा की उत्तरी सीमा में खड़ी बोली, दक्षिणी और राजस्थानी, पूर्व में बुंदेली और पश्चिमी में बांगरू स्पर्श होती थी। बुलंदशहर, बदायूं, नैनीताल तक ब्रज भाषा पर खड़ी बोली का असर देखा जा सकता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तो ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या जो है कितना बताते हैं, 1,23,00,000 बताते हैं। 1,23,00,000 ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा बताते हैं 1,23,00,000। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी भाषा के तकनीक पर स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रज और अवधी के अतिरिक्त हिंदी का खड़ी बोली पर आधारित दक्खनी रूप भी दिखाई दिया। दक्खनी का विकास 12वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में उर्दू के रूप में परिलक्षित हुआ। इस काल के शासकों की दरबारी भाषा फारसी थी। फारसी का प्रचार प्रसार इस युग में प्रमुख हुआ, इसलिए भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों में प्रधानता ग्रहण की। इसलिए उर्दू की ध्वनियां क, ख, ग, ज, फ, इसमें जो बुंदी रखी हुई है आदि ध्वनियां हिंदी में समाहित हुई। धार्मिक साहित्य की प्रधानता के कारण इस काल की भाषा में संस्कृत एवं तत्सम शब्दों का भी प्रचलन हुआ। अंग्रेजी, फ्रांसीसियों के संपर्क में आने के कारण इसकी भाषाओं का अनेक शब्द हिंदी में स्थान पा गए। क्वेश्चन नंबर 34 है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा का कौन सा रूप दिखाई दिया? आपको बता दीजिए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक काल 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में के आखिरी में 19वीं सदी के प्रारंभ में हिंदी भाषा का आधुनिक रूप दिखने लगा है। अंग्रेजों ने इस समय अपने धर्म प्रचार व शासन के लिए जनसाधारण में भाषा के प्रचार के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लेकिन 1850 तक का समय भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल था। इस दौरान हिंदी का स्वरूप पूर्णतः दिखाई नहीं देता था। 1850 के आसपास तक हिंदी का स्वरूप और उस भाषा की दिशा निश्चित हुई। इसी दिशा के बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसके अन्य सहयोगी लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनके बाद के रचनाकारों ने गद्य पद्य की भाषा का नया रूप अपनाया। यह खड़ी बोली पर आधारित रूप था और इसे ही राजभाषा के रूप में अपनाया गया। फिर से बात देख लेते हैं, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा का कौन सा रूप दिखाई दिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक काल 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आखिरी में 19वीं सदी के प्रारंभ में हिंदी भाषा का आधुनिक रूप दिखने लगा। अंग्रेजों ने इस
समय अपने धर्म प्रचार और प्रशासन के लिए जनसाधारण में भाषा के प्रसार के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लेकिन 1800 से 1950 तक का समय भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल था। इस दौरान हिंदी का स्वरूप पूर्णतः दिखाई नहीं देता। 1850 के आसपास तक हिंदी का स्वरूप और उस भाषा की दिशा निश्चित हुई। इसी दिशा के बाद भारतीय हरिश्चंद्र और उनके अन्य सहयोगी लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, उनके बाद के रचनाकारों ने गद्य पद्य की भाषा का नया रूप अपनाया। यह खड़ी बोली पर आधारित रूप था और इसे ही राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। प्लीज आपका जो है BSc सेमेस्टर हिंदी पेपर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको